बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अक्सानाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। तीफी बट के बहनोई जवेद बट को 2 रोज़ पहले कत्ल कर दिया गया और इस कत्ल के बाद एहसन शाह का जो कत्ल किया गया था वो इस वक्त बिल्कुल सोशल मीडिया से और मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब हो चुका है। बहुत से लोगों का ये कहना है, तजिया निगारों का और जो सीनियर क्राइम रिपोर्टर्स हैं, कि पुलिस ने खुद ही ये कार्रवाई की है एहसन शाह के केस से तवज्जो हटाने के लिए। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि पूरा दिन जो है इंतज़ार किया गया कि सीआईए के कुछ अफसरान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करवाया जाए, लेकिन जो मुद्दई पार्टी थी यानी जवेद भट्ट की जो फैमिली थी वो चाहते थे कि किसी तरीके से कुछ सीआईए के जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के जो अफसरान हैं उनको मुकदमे में नॉमिनेट किया जाए, लेकिन फिर उनको सारा दिन जो है वो बैठाने के बाद पुलिस ने उनको कायल कर लिया कि मुकदमा असल में किन लोगों पे दर्ज करवाना है। और जो एंटी पार्टी है यानी कि टीपू ख़ानदान और फिर कैसर बट लखोडेर, जो कि जब से अमीर बलाज का मर्डर हुआ है एक फैमिली की तरह जो है वो टीपू फैमिली को साथ लेके वो चल रहे हैं और उनका नाम इसमें शामिल करवा दिया गया। क्या वाकई ही करोड़ों रुपए लेके ये झूठी एफआईआर दर्ज की गई है? क्या पुलिस ने इससे फ़ायदा उठाया है? और इन दो ख़ानदानों की जो लड़ाई है, जो दुश्मनी है, इसमें पुलिस कितने बेनिफिट्स अब तक उठा चुकी है, ये आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। इसके साथ साथ पूरा दिन जो है जो जवेद भट्ट थे उनकी फैमिली ये फोर्स करती रही है पुलिस वालों को कि हमने इसमें सीआईए के कुछ लोगों को, जैसे कि शकील भट्ट है और एक और सीआईए के आला अफसर हैं, उनको भी नॉमिनेट करना है। लेकिन फिर उनको क्यों कायल किया गया कि वो अमीर फतेह पे और जो कैसर भट्ट लखोडेर हैं उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाएं? क्या पुलिस डे वन से इस दुश्मनी से फ़ायदा उठा रही है? तो ये बात कहनी गलत नहीं होगी कि जब से ये दुश्मनी चल रही है आज तक तकरीबन 35 मुकदमात जो हैं वो इसके दर्ज हो चुके हैं। और इन 35 मुकदमात में से जो ये दोनों ग्रुप हैं ये उसमें से बरी भी हो गए हैं। यानी आप अंदाज़ा ये करें कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, पुलिस के जो चालान होते हैं, जो मिसल मुकदमा होती है, क्या वो इतनी कमज़ोर होती है कि एक तरफ से मुकदमा दर्ज भी करवाया जाता है और फिर मुल्ज़म जो है जिसको नॉमिनेट किया जाता है वो बाइज्जत बरी भी हो जाता है। जैसे कि अगर हम तीफी भट्ट की बात करें तो तीफी भट्ट पे इस ख़ानदान की तरफ से, टीपू ख़ानदान की तरफ से 16 से ज़ायद मुकदमा दर्ज हो चुके हैं आज तक, लेकिन वो सब में बरी हो गए। और उसकी सबसे बड़ी वजह क्या थी? क्योंकि 109 की जो सेक्शन है इसको शामिल कर दिया जाता है और उसके बाद जो मुल्ज़म होता है उसको इसका बेनिफिट भी मिलता है। क्योंकि जो 109 की सेक्शन है इसके तहत पाकिस्तान में आज तक सिर्फ भुट्टो को फांसी हुई और इस सेक्शन पे इम्प्लीमेंट किया गया भुट्टो के केस में। अदरवाइज़ इसमें आराम से बेल भी हो जाती है और मुल्ज़म आसानी जो है वो कत्ल के मुकदमे में से भी निकल जाता है। क्योंकि इसमें 109 को शामिल ही इसलिए किया जाता है कि मशवरा, फ़लाँ शख्स के मशवरे से ये मर्डर किया गया है या फ़लाँ शख्स जो है उसने ये प्लानिंग की। सो ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है जवेद भट्ट वाला, इसमें पुलिस ने 109 की सेक्शन जो है वो शामिल नहीं की और इसमें 302 की सेक्शन शामिल की गई। और जो दो मुल्ज़मान हैं जैसे कि कैसर बट लखोडेर और इसी तरह जो अमीर बलाज का छोटा भाई है अमीर फतेह, दोनों के नाम जो हैं वो इस तरीके से शामिल कर दिए गए हैं कि जो आई विटनेस है, यानी कि जो जवेद भट्ट की अहलिया साथ ही सीट पे बैठी हुई थी समीना, उनको इसमें एनी शाहिद के तौर पे बना दिया गया है। उनको हालांकि इसमें मुद्दई जो है मुकदमा वो बनाने की ज़रूरत थी, लेकिन क्या पुलिस की ये मिली भगत थी कि उनके बेटे को इसमें मुद्दई मुकदमा हमज़ा भट्ट को बना दिया गया और जो वालदा है जो कि साथ मौजूद थी उसे आई विटनेस बना दिया गया, इसलिए
कि उसने आंखों से देखा है कि जो इसमें कैसर बट लखोडेर हैं और अमीर फ़तेह वो दोनों ही शूटर्स के साथ मौजूद थे। अब ये जो मुकदमा है, जब इसकी सबसे बड़ा हमारे यहाँ अलमिया ये है कि जब इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, और अनफॉर्चुनेटली सीसीटीवी कैमरास जो हैं वो वहाँ के ख़राब थे, क्या ये भी पुलिस की मिली भगत है? क्योंकि बहुत सारे सवालात इस मर्डर को लेके जो बिलखुसूस सीआईए की जो इस वक्त कारकर्दगी है उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। और वो कंट्रोवर्शियल इसलिए बनी कि जब ये एहसन शाह का मर्डर हुआ तो उस वक्त जो सीआईए वाला मामला है ये बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे हाईलाइट हुआ कि सीआईए ने जुडिशल किया हुआ था उसको, एहसन शाह को वहाँ से निकाला और उसके बाद उसको जो है एनकाउंटर में पार कर दिया, और इस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था। अब जो बड़े बड़े तज्ज़िया निगार हैं, जो सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं, जो कि इन दुश्मनियों को बड़े सालों से देख रहे हैं, उनका ये कहना है कि क्या ये सीआईए वालों ने ही कोई ऐसी कार्रवाई दोबारा से करवा दी है कि इसमें पुलिस वाले शामिल हैं, कि जो एहसन शाह का कत्ल का मामला था वो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड था सोशल मीडिया पे, और उसके बाद उससे तवज्जो हटाने के लिए ये इस तरह का जो है मामला वो किया गया है। और इसके लिए जो है वो बाकायदा जो वहाँ के ऐसी जगह को चुना गया कि जहाँ के जो वैसे तो सेफ सिटी कहा जाता है कि जी पूरा सेफ सिटी का मतलब यही है ना कि पूरा शहर जो है वो सेफ है, लेकिन यहाँ पे तो एक ऐसी मेन शाहरा जो बहुत ज़्यादा रशी है, हर वक्त वहाँ पे रश रहता है, और फिर दिन दहाड़े एक ऐसी जगह पे टारगेट करके ये मर्डर किया गया है कि वहाँ पे जी अब वो जो सेफ सिटी कैमराज हैं वो ख़राब हैं, वो काम ही नहीं कर रहे थे। अब मुख्तलिफ जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं वो निकलवाई जा रही हैं, और कैमराज जो दूर दराज के हैं और सिग्नल्स के कैमराज जो हैं उनको चेक किया जा रहा है कि जो शूटर्स थे वो कहाँ से आए और वो किस तरीके से यहाँ तक पहुँचे। उन चीज़ों को चेक करने के लिए, उनके चेहरे देखने के लिए अब मज़ीद जो सीसीटीवीज़ हैं उनका सहारा लिया जा रहा है। लेकिन उस एरिए पे जो मेन लगे हुए थे सीसीटीवी कैमराज वो उस वक़्त ख़राब थे। इसके अलावा स्पेशल ब्रांच की एक रिपोर्ट कुछ अर्सा पहले सामने आई थी, जिसमें स्पेशल ब्रांच वालों का कहना था कि 200 से ज़ायद शूटर्स जो हैं यानी उजरती कातिल वो लाहौर के अंदर इस वक्त पहुंच चुके हैं, यानी लाहौर में मौजूद हैं। और ये ऐसा नहीं होता कि ये जो स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट होती है, क्योंकि वो एक एजेंसी है, उसकी बहुत ही अथेंटिक रिपोर्ट होती है। और अगर इस तरह की रिपोर्ट सामने आ चुकी थी तो फिर पुलिस ने शूटर्स को क्यों नहीं पकड़ा? अभी तक सिर्फ स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट के बाद सिर्फ 24 शूटर्स हैं जिनको पकड़ा गया है, अदरवाइज़ बाकी शूटर्स कहाँ हैं? और इन शूटर्स के हवाले से ये बताया जा रहा है कि इनकी जो लिस्टें हैं वो पुलिस के पास भी होती हैं, वो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के पास भी होती हैं, और जो ये गैंग वॉर में लोग शामिल होते हैं इन शूटर्स की सारी जो डिटेल्स होती हैं उनके पास भी होती हैं, क्योंकि उजरती कातिलों को हायर करके मर्डर करवा देना जो है वो बहुत ही ईजी टारगेट समझा जाता है। और जो पर्सनैलिटी होती है जिसको मर्डर करवाया जाना होता है, उस पर्सनैलिटी के मुताबिक उनके साथ जो है वो पैसे तय कर लिए जाते हैं कि वो कितने पैसे लेंगे। अब जैसे कि अभी रिसेंटली एक मर्डर हुआ है डॉक्टर शाहिद सद्दीक का, जो कि इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स के ऑनर भी थे। उनके बेटे ने, कयूम ने, उनको मर्डर करवाया था और वो भी शूटर्स हायर किए गए थे। अब आप ये देखें कि शूटर्स को हायर करना कितना आसान हो चुका है, और उसमें भी तकरीबन कोई 65 साला वो शूटर है जो कि बाद में फिर अब पकड़ा गया, तो उसने बताया कि जी मैंने अपनी बेटियों की शादी करनी थी, सो इसलिए जो है मैंने ये काम किया, मेरा 2 करोड़ में जो मामला है वो तय हुआ और इतना मैंने एडवांस लिया। इसी तरह अगर हम अमीर बलाज की बात करें तो जिस शूटर को अमीर बलाज के लिए हायर किया गया था, वो शूटर बेसिकली तो मालशिया था तीफी भट्ट का, क्योंकि उसकी बीवी सारा पोल ये खोल चुकी थी जब उसको अरेस्ट किया गया था। वो जो शूटर था मुजफ्फर हुसैन, उसकी भी जो एज थी वो तकरीबन 65 साल के करीब थी। अब ऐसा नहीं है कि जो शूटर हैं वो बिल्कुल नौजवान यंग आ रहे हैं, ये एक पूरी लिस्ट होती है और इसमें 65-70 साल तक जो शूटर्स हैं वो काम कर रहे हैं। और पुलिस का इस बारे में कहना है कि ये मोस्टली वही लोग होते हैं कि जो
हालात के सताए होते हैं और कहीं ना कहीं ऐसा काम कर रहे होते हैं कि उनको असला भी चलाना आता होता है, सो वो इस तरीके से शूट कर देते हैं। सो अगर इतने ज़्यादा शूटर्स लाहौर के अंदर मौजूद हैं और दूसरी तरफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वाले जो सीआईए वाले हैं वो कहते हैं अपनी रिपोर्ट में कि जी शूटर्स का खात्मा हो चुका है, तो कहाँ पे शूटर का खात्मा हुआ है? अब हर दूसरे दिन कोई मर्डर होता है और उसमें शूटर इस्तेमाल हो रहे होते हैं और अनफॉर्चुनेटली उन शूटर्स को अरेस्ट भी नहीं किया जाता। वो नंबर प्लेट वगैरह लगा के जब वो कार्रवाई करनी होती है तब्दील करके आते हैं, उसके बाद वो अपनी नंबर प्लेट वगैरह तब्दील करते हैं और यहाँ से किसी दूसरे शहर में या जहाँ के होते हैं उन जगहों पे चले जाते हैं, जो कि फिर पुलिस के लिए और फिर सबसे बड़ा पुलिस को मसला इस बात पे होता है कि जी वहाँ के सेफ सिटी कैमरास ख़राब थे, वहाँ के फुटेजेस नहीं हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारे यहाँ। अब ये जो तीफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट हैं, इनका जहाँ पे मर्डर हुआ है तो वहाँ पे भी खैर से यही हुआ है कि अब इनके पास एक बहुत बड़ा जवाब है कि जी अभी तक हम फेस इसलिए क्यों सामने नहीं ला रहे जो कातिल हैं या जो उस वक्त शूटर मौजूद थे मोटरसाइकिलों पे, कि इनके पास वो कैमरास की फुटेजेस नहीं हैं। और ये आज इस हवाले से एक बड़ी इम्पोर्टेंट मीटिंग भी हुई है जिसको कि आईजी ने चेयर किया और उन्होंने फिर इसमें कुछ अहकामात भी दिए हैं कि जो दीगर सेफ सिटी कैमराज हैं जहां से वो शूटर्स जो हैं वो पीछा कर रहे थे उनको चेक किया जाए और उसके मुताबिक जो है इस सारे मामले को देखा जाए। दूसरा सबसे बड़ा आज एक फ़ैसला और किया गया है कि जावेद भट्ट को जैसे कि मर्डर तो कर दिया गया, लेकिन उसके बाद जो एक एफआईआर दर्ज की गई उसमें जो एनी शाहिद थी उनकी अहलिया समीना, उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मैंने आंखों से देखा है कि जो अमीर बलाज का यानी भाई अमीर फ़ाते और कैसर भट्ट लखोडेर, ये दोनों ही मोटरसाइकिल पे मौजूद थे और इन्होंने ये शूटर्स के साथ और इन्होंने शूट किया। सो इन दोनों के नाम जो हैं वो पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिए गए हैं कि वो पाकिस्तान से बाहर ना जा सके, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि जो अमीर फ़ाते हैं वो दुबई में हैं और क्या अमीर मौसम जो हैं उन पे मुकदमा क्यों दर्ज नहीं किया गया। लेकिन अब इतलात ये हैं कि जो अमीर मौसम हैं जैसे ही एहसन शाह का मर्डर हुआ तो उसके दूसरे दिन ही वो पाकिस्तान से बाहर चले गए थे और वो दुबई में हैं और उनका ये जो छोटा भाई है अमीर फ़ाते ये पाकिस्तान में ही है और ये भी इनके बारे में भी यही बताया जा रहा है कि ये बैरिस्टर का इम्तिहान वगैरह पास करके और अब हाई कोर्ट लाहौर में अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। तो सो ये पाकिस्तान में मौजूद हैं, इनके बारे में अब पुलिस के पास तो यही इतला है। लेकिन जहाँ तक ये कहना कि जी उनके बलाज का जो डेरा है वहाँ पे छापे मारे गए या वहाँ पे पुलिस ने रेड किया, तो ऐसा फ़िलहाल अभी तक कुछ नहीं हुआ। पुलिस ने ना ही तो कोई रेड किया है, ना ही उन मुल्ज़मान से कोई किसी तरह का कोई उनको पैगाम भेजा है कि वो गिरफ़्तारी दें, या जैसे कि कैसर भट्ट लखोडेर जो हैं उनका एक वीडियो पैगाम भी सामने आया था कि मैं सरेंडर करने को तैयार हूँ, मेरा इस केस से कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जो हैं वो रुपोश हैं और मीर फ़ाते जो हैं वो भी अपने घर में तो नहीं है, क्योंकि जो बच्चू पहलवान हैं उनका ये कहना है कि पुलिस ने अब वहाँ पे कोई रेड नहीं किया है। इसके साथ साथ अब पुलिस के हवाले से जैसे कि बात हो रही है कि पुलिस जो है वो इस तरह के जो दुश्मनियां हैं इनसे बहुत सारे फ़ायदे उठाती है और सबसे बड़ा फ़ायदा होता है माली फ़ायदा। दोनों ग्रुपों से फ़ायदे उठाए जाते हैं पुलिस की तरफ से और इन्हीं बेनिफिट्स को मद्देनज़र रखते हुए ये जो इस तरह की दुश्मनियां हैं उनको पुलिस वाले बहुत ज़्यादा हवा देते हैं। तो इस हवाले से वैसे पहले जब तीफी भट्ट का एक इंटरव्यू सामने आया था जब अमीर बलाच को मर्डर किया गया था, तो उन्होंने भी अपने एक प्रोग्राम जो इंटरव्यू दिया था एक मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल को, तो उन्होंने यही कहा था कि पुलिस वाले जो हैं बेसिकली उन्होंने इन दुश्मनियों को बहुत ज़्यादा हवा दी है, क्योंकि ये जो अमीर बलाच है और दूसरा जो ग्रुप है तीफी भट्ट का, दोनों हिस्सों में जो है पुलिस भी बटी हुई है। तकरीबन 35-40 साल से जब से ये दुश्मनियाँ चल रही हैं, कुछ पुलिस वाले उनको फेवर करते हैं, कुछ पुलिस वाले इनको फेवर करते हैं। जैसे कि अब शकील भट्ट जो है वो बहुत कंट्रोवर्शियल इस मामले में हो चुके हैं
कि वो उनका बड़ा ज़ाती ताल्लुक़ था टीपू फैमिली से, तो सो उन्होंने ये एनकाउंटर जो एहसन शाह का है मुबैना तौर पे ये जी उन्होंने किया है इसीलिए। तो सो पुलिस की कहीं ना कहीं इस मामले में जो भी नज़र आ रहा है कि कोई ना कोई मावनत है कि इन ये जो दुश्मनियां हैं इनको हवा देने में कोई ना कोई इस मामले में हिस्सा ज़रूर है पुलिस का। लेकिन अब ये जो चीज़ें हैं ये इतनी कंट्रोवर्शियल बन चुकी हैं कि जावेद भट्ट का जो केस है, जो मुकदमा है, वो इन्वेस्टिगेशन वाले जो हैं वो उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और मॉडल टाउन जो एसपी हैं उनको कहा गया है उनको कहा गया है मॉडल टाउन एसपी को कि वो इसको देखें, क्योंकि ये सीआईए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को जो है वो केस देने के बारे में कहा जा रहा था। लेकिन जो जावेद भट्ट की फैमिली है, चूंकि सीआईए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वाले जो हैं उसमें शकील भट्ट और पहले जैसे एहसन शाह का मामला हुआ और ये कंट्रोवर्शियल हो चुका है, तो इस वजह से वो लोग अभी फ़िलहाल तैयार ही नहीं हैं कि इनको इन्वेस्टिगेशन दी जाए, उन्हें एतबार नहीं है इस मामले में। सो आगे नज़र आ रहा है इन फ्यूचर के ये जो सीआईए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, शायद ये जावेद भट्ट का जो केस है बाद में कहीं जाके उन्हें दे दिया जाए। अभी जो इसकी इन्वेस्टिगेशन है वो जो इन्वेस्टिगेशन विंग वाले हैं वही इसको देख रहे हैं। और इसका जो मुकदमा है जैसे कि वो थाना इचरा में दर्ज किया गया, और थाना इचरा में ही कुछ रोज़ पहले शकील भट्ट ने एक मुकदमा दर्ज करवाया था जो कि तीफी भट्ट, गोगी भट्ट और एहसन शाह की बीवी के ख़िलाफ़ दर्ज किया गया था कि वो शकील भट्ट को कत्ल करवाने के लिए धमकियां दे रहे हैं। सो कहीं ना कहीं पुलिस इन मामलात में कोई बेनिफिट उठा रही है, कहीं ना कहीं पुलिस इन मामलात में इन्वॉल्व है। ये अपनी जगह पे एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जो पुलिस वाले हैं वो दोनों पार्टीज़ को सपोर्ट करने वाले हैं कहीं ना कहीं। इस हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि जो सेफ सिटी कैमरास हैं उनको ख़राब कर दिया गया था, या वो वाकई ही ख़राब थे कि वहाँ पे ये टारगेट किया जाना था। और जो मकतूल की अहलिया है यानी जावेद भट्ट की, उन्होंने जैसे कि अमीर फ़तेह और कैसर भट्ट का नाम लिया कि वो मौके पे मौजूद थे, तो ये केस अब अदालत में जाने के बाद ख़राब भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है, इसलिए कि इसमें एक तो 109 की सेक्शन शामिल नहीं की गई, किसी को भी इसमें ये नॉमिनेट नहीं किया गया कि किसी ने मशवरा किया या किसी के कहने पे शूटर्स आए। क्योंकि अगर शूटर्स ट्रेस हो जाते हैं, सामने आ जाते हैं, और जिस तरह के अमीर फ़तेह और कैसर भट्ट का नाम लिया जा रहा है और वो उन मोटरसाइकिल्स पे नज़र नहीं आते, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि जब कैमराज वगैरह से फुटेजेस आती हैं तो फेस भी सामने आ ही जाते हैं। सो इस चीज़ का केस पे बहुत असर पड़ेगा इस एफआईआर के ऊपर कि उन्होंने आंखों से देखा, लेकिन उन बाइक्स पे अगर कोई और मौजूद हुए तो ये एक बहुत बड़ा फिर इस केस में जो है वो खामी एफआईआर में जो है वो आएगी। क्यों? वो इसलिए कि 302 की ओनली सेक्शन जो है वो इसमें मेंशन की गई है। इसके साथ साथ एक गाड़ी है सफ़ेद रंग की, वो भी देखी जा सकती है, जो कि जब ये घर से निकले हैं जावेद भट्ट इकबाल टाउन से, तब से इनका पीछा कर रही है और इचरा तक उसने पीछा किया है। अब कहा यह जा रहा है, जो पुलिस ने अभी इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन की है, कि जो गाड़ी है, गाड़ी में कुछ लोग सवार थे जो कि रेकी कर रहे थे, और ये जो मोटरसाइकिल पे शूटर्स मौजूद थे इनको लम्हा ब लम्हा जो है वो एक एक बता रहे थे कि अब वो गाड़ी किस तरफ से जा रही है, कहाँ पे सिग्नल पे रुके हैं, किधर जा रहे हैं। यानी वो गाड़ी मुकम्मल रेकी कर रही थी और आगे इन्फॉर्म कर रही थी। अब उस गाड़ी का जो नंबर है वो ट्रेस हो गया और उसको एक्साइज वालों को दिया गया है कि गाड़ी का जो ऑनर है उसके बारे में सारा पता किया गया है, और ऑनर को जो है वो शामिल तफ्तीश किया गया है कि वो गाड़ी वाकई ही उसकी है, किसकी गाड़ी है, क्या वो फेक नंबर है, क्या वो वाकई ही रेकी कर रही थी गाड़ी, या कि वो कोई अपना रूटीन में कोई कहीं जा रहा था। ये सारी चीज़ें जो हैं ये चेक उस गाड़ी की जा रही हैं। लेकिन पुलिस को शुबा है कि वो गाड़ी जो है बेसिकली वो रेकी करके मोटरसाइकिल शूटर्स जो हैं उनको बता रही थी, और इस वजह से फिर वो टारगेट अचीव करने में जो शूटर्स हैं वो बासानी वहाँ तक पहुँचे हैं। सो ये जो इस केस को लेके सारा मामला है, अब इसकी इस वक्त जो है वो जियो फेंसिंग भी करने का फ़ैसला किया गया है। जियो फेंसिंग उस पूरे एरिए की उस टाइम पे की जा रही है कि उस वक़्त कौन कौन राब्ते में था। जैसे कि ये जो गाड़ी है सफ़ेद,
इसके ऊपर शुबा किया जा रहा है कि ये सब कुछ आगे शूटर्स को रेकी करके बता रहे थे। सो वहाँ की जियो फेंसिंग की जा रही है, सारी कॉल जो हैं उनका रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है कि वाकई ही क्या वो गाड़ी या वहाँ पे कोई ऐसे लोग शूटर्स के कोई सहूलतकार भी मौजूद थे। इसके साथ साथ शूटर्स जो हैं ये भी पुलिस का जो इब्तदाई तफ्तीश है उसमें पुलिस का ये भी कहना है कि उनको इचरा में रखा गया था। अब इचरा में उनको किसने रहाइश दी, क्योंकि ये जो शूटर्स होते हैं ऐसा नहीं होता कि एक दिन में शूटर आया है और उसने आके अपने टारगेट को अचीव कर लिया है, क्योंकि इसको टाइम लगता है। शूटर्स को बुलाया जाता है, रखा जाता है, वो रेकी करते हैं, फील्डिंग करते हैं, वो सारी चीज़ों को देखते हैं और जो जहाँ पे उनको ईजी टारगेट लगता है फिर वो वहाँ पे अपना टारगेट जो है वो अचीव करते हैं। सो इन शूटर्स को इचरा में रखा गया था। अब वहाँ पे उस घर तक पुलिस जो है, अभी इब्तदाई जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, पुलिस वहाँ तक पहुँच चुकी है और अब सारा जो मामला है इन शूटर्स के हवाले से बिलखुसूस जो मोटरसाइकिल पे मौजूद थे ये सामने आ जाएगा कि असल में इसके पीछे कौन है। दूसरी तरफ जो कैसर भट्ट लखोडेर हैं या इसरार भट्ट उनके बड़े भाई हैं, वो ये कहते हैं कि ये सारा मामला जो है ये तीफी भट्ट ने करवाया है। अपने बहनोई को मर्डर करवाने में तीफी भट्ट का अपना हाथ है, क्योंकि इस कत्ल का फ़ायदा उनका इसरार भट्ट का कहना है कि तीफी भट्ट को है, बलाज ख़ानदान को इस कत्ल का कोई भी फ़ायदा नहीं है। और जो तीफी भट्ट है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक मुकदमा जो है वो दर्ज करवाना चाहता था टीपू फैमिली के ऊपर। सो उसने इसके लिए तीफी भट्ट जो है वो किसी भी हद से गुजर सकता है, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ भी मैंने अपनी एक वीडियो में आपको बताया था कि जो बच्चू पहलवान हैं उन्होंने ये इंकशाफ किया था कि एक डीएसपी जो हैं उनको सुलह के लिए तीफी भट्ट की तरफ से कुछ अर्सा पहले जब भेजा गया था, कुछ साल पहले, तो तब उन्होंने आके इनको बताया था बच्चू पहलवान को कि तीफी भट्ट कहता है कि मैं गोगी भट्ट को मर्डर करवा दूंगा लेकिन जो टीपू खानदान है वो मेरे से सुलह कर ले। अब वो डीएसपी भी जिंदा हैं और क्या बच्चू पहलवान है वो कहते हैं कि जी मैं अपने मौक़िफ़ पे कायम हूँ। बिल्कुल हमें ये पैगाम डीएसपी के ज़रिए दिया गया था। सो इसरार भट्ट का ये कहना है कि तीफी भट्ट किसी भी हद तक जा सकता है इस मामले को लेके। अब देखना ये है कि पुलिस जो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है क्या वो शूटर्स जो असल हैं उनको सामने लेके आती है, और इसके साथ साथ जो गाड़ी है वो गाड़ी किसकी मलकियत है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत जल्द सामने आ जाएंगी। अभी तक पुलिस की तरफ से कोई चीज़ सामने नहीं आई, वरना ऐसा होता है कि पुलिस कुछ ना कुछ जो है वो इन्फॉर्म करती है कि ये चीज़ें जो हैं ये फ़लाँ केस को लेके हमारे सामने आ चुकी हैं, लेकिन अभी तक जो है इस पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है और मज़ीद इसकी जो अपडेट्स आएंगी इंशाल्लाह फर्दर वीडियो में वो भी आपसे शेयर करूंगी। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।